नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मैं आपके साथ किरण लेकर आई हूं ऑपरेशन सिंदूर, जिसके दम पर लगातार देखिए भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को नहीं छोड़ता तो नामो निशान मिट जाएगा, नक्शे पर दिखाई तक नहीं देगा। और ऐसे में देखिए पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का दम देखा। पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल साबित हुआ। अब पाकिस्तान एक बार फिर अपने झूठ और आतंक के पंख फैलाने की कोशिश में है। लेकिन देखिए कि भारतीय सेना उसके पंख को काटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार। यूएन से लेकर के पाकिस्तान अपने देश में भी झूठे दावे करता रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, लेकिन यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान की तगड़ी उसे लताड़ लगाई। जिसके बाद देखिए कि अब भारतीय सेना एक बार फिर पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश देती नजर आ रही है कि अब बातें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हो रही है। जी हां, पाकिस्तान अगर अपनी आतंकी करतूत से बाज नहीं आएगा तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसे ऐसा जवाब देगा कि वो दशकों तक भूल नहीं पाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर बहुत ही सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेगा, बल्कि देखिए कि पाकिस्तान तय कर ले कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना हर तरह से तैयार है और उन्हें तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया। इससे एक दिन पहले देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सरक्रीक के पास पाकिस्तान की हरकतों को लेकर के उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने भी पाकिस्तान से दो टूक कह दिया था कि अगर कुछ गड़बड़ी की तो उसे अपनी बहुत बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की छोटी सी गलती भी उसके देश के लिए काल साबित हो सकती है। और ऐसे में क्या कुछ कहा गया है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए वो जैसे ही हम आपको वो सुनाएंगे कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आप सबको याद होगा किस तरह से 9 बड़े बड़े जो आतंकी हेडक्वार्टर्स थे जो पाकिस्तान में थे उसको निस्तनाबूद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तस्वीरें भी हमारे तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से जो है वो दिखाया गया था। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि अगर भूगोल में रहना है, नक्शे में रहना है तो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है सेना प्रमुख के तरफ से। अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है किसी मन से, तो अपने आप में बड़ी बात है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, विशेष रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, वो भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान जी आपके पास आते हुए, ये बयान किस तरह से इसको लिया जाए, और बयान नहीं कहेंगे इसको तो कड़ी चेतावनी कहेंगे कि एक मंच पर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं और अब यहां पर उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से जो है वो कह दिया जाता है। ये क्या साफ संदेश पाकिस्तान को जाता है? देखिए, पाकिस्तान ने इसी तरह की हरकत 71 से पहले बांग्लादेश में की थी, जिसको पूरी पाकिस्तान बोलते थे। और उसके बाद भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो उनका कहने का मतलब मैं यही समझ सकता हूं उनके स्पीच से कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इसी प्रकार से अभी पाकिस्तान यदि आतंकवादी हरकतें को चालू रखेगा और वहां के समर्थित आतंकवादी कर्नल शिवदान जी, आप कंटिन्यू करिएगा, हम आपकी बातों को और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो आपने यहां पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना और देखिए किस तरह से बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है। सीधे यहां से हम रुक करेंगे यूके देवनाथ जी का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, आपका रुक करते हुए इसे हम कैसे देखें, ये जो चेतावनी दी गई, क्योंकि ये चेतावनी पहली बार नहीं है और अभी भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और ये जब हम इसे स्थगित कर रहे थे तभी हमने बता दिया था कि आतंकवाद नहीं रोकोगे तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो क्या अब 2.A जल्द देखने को मिल सकता है? कुछ बड़ा होगा क्या? किरण जी, सबसे पहले तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर हैं। दोनों ही स्टेटमेंट में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है और दोनों ही स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से स्टडी करें उसमें ये है, निहित है, फाइन प्रिंट ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, यानी हम पहले ना ही हम कराची की तरफ अग्रसर होंगे सर क्रिक से, लेकिन अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उसके जवाब में सर क्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम कराची की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह से जनरल द्विवेदी ने जो कहा उसमें भी अगर आप ध्यान से पढ़े, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे दुनिया के नक्शे से। उन्होंने जो कहा उसमें निहित है, फाइन प्रिंट में ये लिखा है, अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की, अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा, अगर पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजा, तो फिर भारत जो ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, पाकिस्तान को काफी बड़ी क्षति पहुंचाई जाएगी। यानी पहले हमने कुछ नहीं करना है। अगर पाकिस्तान ने पहले कोई दुस्साहस की तो हम उसका जवाब देंगे। जी तो सर, ये क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो सर क्रीक के पास में जो सैन्य अड्डा और तैयार करेंगे, यहाँ पर ज्यादा संख्या में सैनिकों को भेजने की एक तैयारी जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। इसके अलावे भी हमने अभी कुछ खबरें दिखाई भी अपने दर्शकों को कि किस तरह से फिर से आतंकवाद जो है वहां पर सिर उठा रहा है, पैसे जमा किए जा रहे, फंडिंग जो है वो लाने की कोशिश हो रही है। हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि एक बार फिर से जो मरकज़े तैयबा है उसको एक नए तरह से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सारी एक्टिविटी को देख करके रक्षा मंत्री और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से ये बयान सामने आया है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान में जो भी हरकत हो रही है उस पर बहुत कड़ी नजर रखी हुई है। और रक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है और जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो स्टेटमेंट है, वह पाकिस्तान के अंदर जो सुगबगाहट है वो आग में ना परिवर्तन हो जाए और फिर वह आग का धुआं भारत की तरफ ना आ जाए, इसी मद्देनजर की गई है। पाकिस्तान में ठीक है, उनको बीच बीच में जोश आ जाता है। देखिए, सर क्रीक का जो एरिया है, कच्छ का जो एरिया है, वहां दलदल है। आजकल तो जीपीएस आ गया है। जीपीएस के पहले समय क्या होता था कि पूरा दलदल ही एक जैसा नजर आता है। 20 किलोमीटर इधर भी कुछ नहीं है, 20 किलोमीटर उधर भी कीचड़ ही कीचड़ है। तो आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम होती थी। फिर 1965 में हमने वहां पर सीमा पर पिलर्स लगाने शुरू कर दिए। तो मई 1965 की बात है कि पाकिस्तान की फौज ने हमने जो पिलर्स लगाए कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, उसका प्रतिवाद किया और उन्होंने हमारे पिलर्स को उखाड़कर इस तरफ आने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमारी फौज ने काउंटर ऑफेंसिव करके उनको पीछे खदेड़ दिया।
ये बात है मई 1965 की। जी। ऐसा ही कुछ अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन अब जीपीएस आ गया है। तो जीपीएस में क्या होता है कि बाउंड्री के लिए आपको जमीन पे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जीपीएस ऑन करो, गार्मिन सेट इंडिया की आर्मी के पास, हर जवान के पास होता है। वहां से पाकिस्तान के रेंजर्स आते हैं, वो भी गार्मिन सेट ही लेके आते हैं और मैच कर लेते हैं। तो जो लोकल कमांडर्स हैं उनको पावर दी गई है कि पेट्रोलिंग के टाइम पे वो एक जॉइंट पेट्रोल पॉइंट पे मिल लेते हैं, और अगर कोई सीमा के बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है तो लोकल जो कंपनी कमांडर है, बटालियन कमांडर है, या बीएसएफ के जो कमांडेंट हैं, वो तुरंत वहीं पे बातचीत करके मामले को सुलझा लेते हैं। जी जी, हमारे पास एपी सिंह एयर चीफ मार्शल, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे चीज़ों को लेकर के कहा है, उनको हम सुनाए, उसके बाद हम जो है कर्नल कुणाल जी के पास जाएंगे। लेकिन क्या कुछ कहा है एयर चीफ मार्शल ने, वो सुनते हैं। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also, that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. तो आपने सुना एयर चीफ मार्शल किस तरह से उन्होंने वही बातों को जो है वापस से दोहरा दिया है, बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ रहा था, 2.0 में क्या कुछ हो सकता है। कर्नल कुणाल का सीधे हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। कर्नल कुणाल, सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, ये क्या सीधे तौर पर जो उद्देश्यपूर्ण बयान, एक तरह से कड़ा संदेश दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, जनरल की तरफ से, ये यूएनजीए में शहबाज शरीफ की तरफ से जो कहा गया था, जो झूठ का एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उसी के पलटवार के तौर पर है? देखिए, पहले तो बताना चाहता हूं कि सर क्रीक एंड रन ऑफ कच्छ में हमारा एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर दलदल है और वो सॉल्ट का लेयर लगा हुआ है, वहां पे टैंक जाने का वो स्थिति में नहीं है। तो हमारा जो ऑपरेशन सिंधु 2.0 हम बात कर रहा है, वो बेसिकली दूसरे जगह में लैंड में होगा तो राजस्थान सेक्टर में हो सकता है, और एयर में होगा तो कहीं से भी हो सकता है। सो सर क्रीक इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी थिंग, मतलब नमूना के तरफ हम बात कर रहा है। सर क्रीक का सॉल्यूशन जो है वो पिछली 75 साल से चल रहा है। तो इसमें क्या है, मैं छोटा से तरीके से बता देता हूं। वो सर क्रीक एक दलदला पानी का जगह है, जो टाइडल एस्टुअरी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें पानी आता है और वो डायरेक्शन चेंज करता है, कभी कोई आइलैंड इधर उधर बन जाता है। तो ये सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनली 2 तरीका है। एक थालवेग है, थालवेग कॉन्सेप्ट है, जो नदी का बीच से लाइन है, वो उसका दोनों साइड में, दोनों देश का
अधिकार है। और दूसरा एक है बैंक लाइन। बैंक लाइन मतलब एक सीमा, वो पानी का नहर का सीमा में इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान चाहता है सर क्रीक का पूरब साइड में, मतलब इंडिया का साइड में जो लैंड बॉर्डर है उसमें वो बॉर्डर बनाए, सो दैट वो पानी का रास्ता वो पाकिस्तान के तरफ चले। ये 1925 में बना हुआ था, लेकिन इंडिया चाहता है, जो इंटरनेशनली निकारागुआ और होंडुरास के बीच में भी है ये प्रॉब्लम, जो पानी का सेंटर लाइन जो मीडियन लाइन है उसका दोनों साइड में दो देश का एरिया हो। ये जगह इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फिशिंग है, दूसरा यहाँ पे ऑयल और गैस का मिलने का संभावना है, और ये नेविगेशन और सर्विलेंस अप्रोच है। सो ये चीज वहां पे आदमी ज्यादा रहता नहीं है क्योंकि वो जगह थोड़ा दुर्गम है। कर्नल कुणाल, अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को यहाँ पर फिर से कोट करते हुए कहें, ये उन्होंने कहा है सर क्रीक पे अगर कुछ भी गतिविधि दिखती है, कुछ भी वहां पर संदिग्ध चीजें दिखती है, इसका सीधा रास्ता कराची जाएगा। तो ये कराची वाला तो हो सकता है टैंक ना जाए, तो आप आजकल तो हम तो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो सीधे अपनी मिसाइलें भेजते हैं उनके यहाँ पर, तो ये अर्थ होगा कि आपने सही बताया। वो राजनाथ सिंह ने वो बताया जो सर क्रीक का रास्ता सीधा कराची जाता है, वो मैंने सुना है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज ए सिंबॉलिक डायलॉग। ये एक्चुअली हमारा आर्मी उधर से नहीं जाएंगे, हम आइदर ड्रोन में मारेंगे या एयर में मारेंगे या दूसरा कोई जगह में हम अटैक करेंगे। इट वॉज ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर, वो सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि शिफ्टिंग कोस्ट लाइन एंड टाइडल एरियाज, ये हमारा मेन डिस्प्यूट है। मैं उधर गया था 20 साल पहले, लेकिन उधर वो पानी आता है हाई टाइड में और उसका लैंड एरिया, द फ्लो ऑफ द वाटर वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी वो पिलर जो लगाए वो चेंज हो जाएगा, सो वो बॉर्डर फिर चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए वहां पे कंफ्यूजन है। तो मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट, सर क्रीक के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट संभव थोड़ा नहीं है, मुश्किल है। जिस तरह से आपने सर्कमस्टांसेस बताया, सर्कमस्टांसेस जिस तरह के है उसमें तो डेफिनेटली ये लग रहा है। ऐसे में संजीव सर आपका यहाँ पर रुख करते हुए, क्योंकि अब जब हम देख चुके हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया, हमने जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का भी जो है वो बयान यहाँ पर सुना दिया, बहुत उद्देश्यपूर्ण और बहुत सटीक तौर पर पाकिस्तान को बता दिया गया है हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन अब ऐसे में अगर हम इंटरनेशनल समुदाय की बात कर ले, हम बात कर ले यूएस की, चाइना की, यूएन की बात कर ले, तो उनकी तरफ से अब इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि अमेरिका का झुकाव स्टिल अभी भी पाकिस्तान की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं। देखिए किरण जी, मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी वाले हैं, लाउड एंड क्लियर हैं कि ये जो आतंकवाद की जो चुनौती है उसका मुकाबला संकल्पबद्ध तरीके से और जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से किया जाना चाहिए। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो बड़े राष्ट्र हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, उनके देश के अंदर भी जब कभी भी आतंकी हमले होते हैं तो वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ ही उसे डील करते हैं। मैं विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करना चाहूंगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज जरूर लिबरल रुख अख्तियार करते हैं, संभव है कि वो तुरंत रिस्पॉन्ड न करें, लेकिन अमेरिका तो उसके अगर धरती पर कोई हमला हो गया या उसके किसी इंटरेस्ट पर जो विश्व भर में फैले हुए हैं उस पर कोई हमला हो गया तो उसे अमेरिका रिस्पॉन्ड जरूर करता है। और उसी तरीके का जो स्टेटमेंट है वो भारत ने भी दिया है कि भारत की धरती पर, भारत की टेरिटरी पर यदि कोई आतंकी साजिश हुई तो उसका जो जवाब है वो बहुत ही रोबस्ट होगा, शक्तिशाली होगा। और इस बार का जो जवाब है वो पिछले जवाबों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और जैसा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो कार्रवाई होगी वो अनरिस्ट्रेन्ड हो सकती है और पाकिस्तान को फिर ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने आप को
भूगोल में देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। इस तरीके की जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ जाएगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां भी बहुत ही दयनीय है और भारत कोई जब शक्तिशाली कार्रवाई करेगा तो ऐसे में पाकिस्तान जो है उसका पूरा जो वर्तमान का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। ये जो बात है वो हमारे आर्मी चीफ के द्वारा बहुत स्पष्ट की जा चुकी है। और ये जो बात है ये भारत का, इस नए भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को दर्शाता है। और इसी तरीके के अप्रोच के साथ ही आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। भारत ने इसी की बात को हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी हाल के समय में जो यूएनजीए में संबोधन दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के से ही आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया सकता है। आतंकवाद के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तो बाद में आएगी किरण जी। भारत ने तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दिया है कि जो है आतंकवाद के प्रति कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जानता है कि ये जो आतंकी है शैतानी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए। संजीव जी, मैं एक अभी रिसेंटली एक जो है चीजें हुई हैं, घटना हुई है, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि उस चीज को आप करेक्ट भी करेगा। यूएनजीए के मंच पे रूस या इजराइल की तरफ से जब दिया जा रहा था, अपनी बातें कही जा रही थी कि क्यों हमला हो रहा है या क्यों डिटेल्स में दिए जा रहे हैं, कई देशों ने बाइकआउट कर दिया था, उनके प्रतिनिधि जो है वो बाहर चले गए थे। तो ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया गया जब यूएनजीए के मंच पे शहबाज शरीफ ने जो है झूठ का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया? और मैं चाहूंगी वो देश का नाम, शायद मुझे लग रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू के तरफ से चीजें कही जा रही थी, उस वक्त में उनका बाइकआउट किया गया था। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अपना संबोधन दे रहे हैं, देने की भी शुरुआत कर रहे थे, उसी समय कई राष्ट्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां से हॉल जो है खाली करना शुरू कर दिया। और ये जो और हॉल तो खाली कर दिया और वो कंडेमनेशन जारी करते हैं पेपरों पे, गाजा में ये हो रहा है, गाजा में वो हो रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने घरों के, अपने राष्ट्रों के जो दरवाजे हैं गाजा के लोगों के लिए बंद कर रखे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है कि गाजा में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो उन्होंने इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, अन्य जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, इन्होंने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल देने चाहिए थे, शरणार्थियों को ले लेना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी। सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स खोल देने से और कुछ राहत सामग्री पहुंचा देने से तो समस्या हल हो नहीं जाती। नहीं। तो ये जो मुस्लिम राष्ट्रों के, अरब राष्ट्रों के जिन्होंने भी बाइकआउट किया है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वीगर मुस्लिम्स चाइना में 10 लाख की संख्या में कंसंट्रेशन कैंप्स में है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप इस्लाम छोड़ दो और जो है हान जो चाइनीज जो आइडेंटिटी है उसको अपना लो, और वो उन्हें करना पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर ये वीगर मुस्लिम्स कुछ ये जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र है, वीगर मुस्लिम्स पर कुछ नहीं बोलते, उन पर चुप्पी साध जाते हैं। तो इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं, तो ये डबल स्टैंडर्ड भारत के लिए भी, मतलब फिर यानी आपने पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं किया, आपको करना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम में भी तो निर्दोष लोग मारे गए। जी, वही बात है किरण जी, आपने देखिए बिल्कुल सही आपने एनालिसिस की है कि इसी तरीके का आप एक जगह तो आपको आतंकवाद दिखाई, वो आपको आप आतंकवाद कर रहे हैं, जो कि आतंकवाद के विरोध में जो कार्रवाई चल रही है उसको आप कहते हैं कि आतंकी कार्रवाई है, और जहां आतंकी कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर आप चुप्पी साध जाते हैं, उसको आप सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इस तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड्स वो नहीं चलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज के भी डबल स्टैंडर्ड्स, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा कि मैंने कहा, अपने देश में कोई हमला हो गया तो वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा, सीरिया में पहुंच जाएगा, पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर कोई हमला हो रहा है तो उसमें अमेरिका को, पाकिस्तान को साथ में लेना, फिर उसको भी साथ में लेना, और ये फिर ये जो लिबरल जो वो सब दिखाई देने लगती है। डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं, नरमी दिखाई देती है। आतंकवाद के ऊपर देखिए, अमेरिका जरूर कहता है, अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट्स उठा लें भारत और अमेरिका की, तो समय अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के ऊपर सख्त कार्रवाई भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे। टी कंपनी को, जैसे मोहम्मद को, लश्कर ए तोयबा को हमने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में उनका नाम डाला है, और उनके जो वांछित आतंकी है उनको सौंपने की भी बात भारत और अमेरिका ज्वाइंटली कहते हैं। लेकिन कथनी में और करनी में अंतर हो जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। जिस दिन अमेरिका ने अपनी आतंकवाद के संदर्भ में कथनी और करनी में अंतर समाप्त किया, उस दिन आप जानिए भारत को भी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं।
और अनेक जो वांछित आतंकी हैं वो उनको भारत लाया जा सकता है। जी। लेकिन अमेरिका उसके लिए सपोर्ट अभी भी नहीं करता, ये दुर्भाग्य का विषय है। नहीं, और ये सपोर्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप के समय में नहीं है, क्योंकि बराक ओबामा ने तो जबरदस्त 9/11 का बदला लिया और देखिए रिटेलिएट भी पाकिस्तान नहीं कर पाया उस चीज को लेकर के। तो क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के होने की वजह से ये अमेरिका का ये चेहरा जो है वो, या फिर पहले से भी रहा है, चाहे वो जो बाइडेन रहे हो, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, या कोई और रहे हो प्रेसिडेंट? नहीं, पहले से भी रहा है। मैं मानता हूं कि क्योंकि बराक ओबामा ने तो जो बदला लिया ओसामा बिन लादेन को मारने का, वो तो अमेरिका की धरती पर जो उसने अपराध किया था, आतंक किया था, 9/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, उसको तो अमेरिका को छोड़ना नहीं था। अमेरिका की जो देखिए जो नीति है आतंकवाद के बारे में, वो ये भी है नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अमेरिका कभी भूलता नहीं है कि अगर किसी ने आतंकी हमले को किया है वहां पे, तो चाहे वो 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, उसको हंट डाउन करना ही करना। और इसी तरीके का जो अप्रोच है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारत का भी ऐसा ही अप्रोच है। भारत भी किसी को भूला नहीं है, और भारत के अंदर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं भूलेंगे भी नहीं। अब ये स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं, भूलेंगे भी नहीं। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी अपनी बात को कंप्लीट करिएगा सर आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पहले के एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनका भी ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड रहा है। वो पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अफगानिस्तान के संदर्भ में और मिडिल ईस्ट के और सेंट्रल एशिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में अपने बेसिस को बनाए रखना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी अपनी वॉच रखते हैं। और तो ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की टेरिटरी का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, और इसे अमेरिका ने भी किया है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन उसी वजह से वो पाकिस्तान को के प्रति थोड़ी नरमी का रुख अख्तियार करते हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत ये कहता है कि यदि आप जीरो टॉलरेंस का रुख अख्तियार करते हैं तो आप हर जगह के लिए कीजिए, सिर्फ अपने देश के लिए क्यों, पूरे विश्व के लिए कीजिए। तो ये अगर इस तरह की संकल्पबद्धता आ जाए कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है, दुनिया में किसी भी कोने में आतंकियों को सजा दिलानी है, तो ऐसे में आतंकवाद की चुनौती, आतंकवाद का ये जो दानव है, उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अभी होता हुआ दिखता नहीं। बिल्कुल। कर्नल शिवदान जी, आपके पास आते हुए इस चीज को, क्योंकि देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोई भी वक्तव्य या कोई भी बात सामने आए, कोई भी बयान सामने आए, वो ऐसे ही नहीं होता कि हवा हवाई सिर्फ कह दिया है। एक तो पाकिस्तान को चेतावनी है, इंटरनेशनल फोरम पर भी एक उनको है कि कूटनीतिक तौर पर किस तरह से जो है हम चल रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक घरेलू संदेश भी है जो लोग अंदर के हैं उनको ये बताने की कि बॉर्डर पर जवान तैनात है, सतर्क हैं। देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि भारत ने इस वक्त साफ कर दिया है कि युद्ध पाकिस्तान हमसे परोक्ष रूप में युद्ध लड़ रहा है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब रूसी सेनाएं आई थी तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों के रूप में जो तालिबान भेजे थे वहां पर रूसी सेना से लड़ने के लिए, तो वो एक तरह का इसी तरह का युद्ध था जो पाकिस्तान हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है बार बार आतंकियों के द्वारा। तो ये इस अभी पहली बार हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे सेना प्रमुख ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी आतंकवादी घटना भारत साथ होगी तो उसको एक युद्ध ही समझा जाएगा और युद्ध के रूप में ही जवाब दिया जाएगा। तो इनका जो दोनों का स्टेटमेंट जो आया है, ये स्टेटमेंट भारत को बहुत पहले दे देना चाहिए था। और उसी प्रकार जी कर्नल शिवदान जी के पास हम लौटेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ जी लगातार जुड़े हुए। सर, आपका रुख करते हुए इस चीज को, जो मैं घरेलू संदेश की बात करी थी, क्योंकि एक एक चीज अगर हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से अगर कोई बात सामने आती है या फिर हमारे जनरल, सेना प्रमुख, इन सब की तरफ से कोई बात आती है, तो ये सीधे सीधे लोग जो आपके देश के वासी हैं उनका मनोबल को बढ़ाता है। ये बताने की एक कोशिश और थी कि सेना अभी भी डटी हुई है पूरी तरह से, बॉर्डर के एरिया में डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी है एक संदेश। किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो आम जनता है उसका हमारी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में किसी भी कोने में आप चले जाइए, भारत की फौज के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है। पूरे देश को यकीन है कि अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हमारी फौज, हमारी सरकार यह व्यवस्था करेगी कि देश का जो हमारा जो मस्तक है वो गर्व से ऊपर कर रहे। हमारे जो फौजी अभी भी सिंदूर में डिप्लॉयड हैं, सीना तान कर डिप्लॉयड हैं,
मैं एयरफोर्स के बारे में बता सकता हूं कि ये जितनी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हों या सरफेस टू एयर मिसाइल वाले रेजिमेंट्स स्क्वाड्रंस हैं, सब 1 घंटे के नोटिस पर तैनात हैं। यानी हम 1 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव कार्रवाइयां कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी तो दुर्गा पूजा का सीजन था, माता दुर्गा का सीजन था, जी। 10 हाथ में हथियार है, शस्त्र पूजन का सीजन था। तो ये जो 2-3 बयान आए हैं राजनाथ सिंह जी से, आर्मी चीफ से और एयर चीफ से, वो माहौल ही ऐसा होता है शस्त्र पूजन के दिन। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो राजनीतिक और कूटनीतिक परिभाषा है पाकिस्तान को लेके, हमने काफी मॉडरेट यानी नरम रुख अख्तियार किया हुआ है एज ए पॉलिसी। डिफेंस मिनिस्ट्री से ज्यादा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स के मुकाबले ज्यादा जो धरातल पर स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल से हमें विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, जहां पे विदेश मंत्रालय बार बार ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शस्त्र पूजन के दिन में होता है ऐसा कि सारे सीनियर ऑफिसर जो हैं, थोड़ा शस्त्र का माहौल होता है, एग्रेसिव माहौल होता है। लेकिन विदेश मंत्रालय जमीन पर रहता है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर पाकिस्तान होस्टाइल एक्टिविटीज नहीं करेगा तो भारत आस्ते आस्ते संबंधों को मधुर, अभी नॉर्मलाइज हैं हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ, हम संबंधों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो एस जयशंकर जी ने भी, अगर आप देखें विदेशों में जो जो स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें पाकिस्तान को धमकाने का एलिमेंट कम होता है। श्री एस जयशंकर जी जब भी बयान देते हैं या विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता होते हैं, हम पाकिस्तान को मौका देना चाहते हैं कि वो भारत का अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करे। जी। लेकिन अभी जो यूएनजीए के मंच पे शहबाज शरीफ ने कहा, लग रहा है कि किसी भी एंगल से शहबाज शरीफ या वहां के हुक्मरान, पाकिस्तान सुधरेगा, मतलब हम जो चाह रहे हैं वो चीजें हो पाएंगी। किरण जी, देखिए, मैं पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि जनता से जब भी वोट लेना होता है तो भारत विरोधी बयान देना पड़ता है। पाकिस्तान में चाहे पीपीपी हो, बिलावल भुट्टो वाली पार्टी, चाहे पीटीआई हो, इमरान खान की पार्टी, या अभी पीएमएल-एन शहबाज शरीफ की पार्टी, जब इनको वोट लेना पड़ता है 5-10 वोट तो इनको बस हम कश्मीर वापस ले लेंगे ऐसा कह के इनको 5-10 वोट फ्री में मिल जाते हैं। और पाकिस्तान की जो नेता हैं, वहां की डेमोक्रेसी थोड़ी अद्भुत है, समझना पड़ेगा। जब शहबाज शरीफ यूएनजीए जाते हैं, वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं, समझना, देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री यूएनजी में बयान देते हैं तो बयान विदेश मंत्रालय तैयार करता है, क्योंकि हम अच्छी डेमोक्रेसी है, हेल्दी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में जब शहबाज शरीफ यूएनजी में बयान देते हैं, वो बयान पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर में तैयार होती है आईएसआई की मदद से, और डीजी आईएसपीआर वो लिखा हुआ सेंटेंस शहबाज शरीफ के पीएपीएस को दे देते हैं, और शहबाज शरीफ को वो बयान जो कि आर्मी ने तैयार किया है, डीजी आईएसपीआर ने दिया, वो वर्बिटम पढ़ना पड़ता है, वो उससे एक शब्द ऊपर नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को भी मालूम है कि उनका वजूद तभी तक है पाकिस्तान में जब तक कि भारत के खिलाफ वो एक काल्पनिक दुश्मन को पाकिस्तान के आम आवाम के दिमाग में घुसा सके। जी जी। संजीव सर, इस चीज को थोड़ा सा कि एक जो घरेलू तौर पे आप संदेश तो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बॉर्डर के बाद भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। अमेरिका से रिएक्शंस के तौर पर क्या देख सकते हैं आप इसको लेकर के, क्योंकि अभी वहां पर रिश्ते थोड़े से तल्ख दिख रहे हैं। वैसे अगर मैं सुबह की बात कर लूं तो अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले जो है प्रधानमंत्री ने तारीफ की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो इजराइल और गाजा के बीच में उन्होंने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, जो डील हुए चीजों को लेकर के उन्होंने सराहना की और कहा कि भारत भी इसका समर्थन करता है। अगर आने वाले दिनों में फिर से सीज फायर की बात को अलापते हुए दिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या हो सकता है आगे? देखिए, भारत ने इस संदर्भ में अपना जो स्टेटमेंट, अपना जो स्टैंड है, वो अपने अनेक स्टेटमेंट्स के माध्यम से बार बार क्लियर किया है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में
जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल ही तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं। उसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल न कभी रहा है, न आज है, न कभी होगा। और ये बात भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था और जो लाहौर डिक्लेरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पाकिस्तान ने भी इस बात को अपना कमिटमेंट दिया है कि ये जो पूरा जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, तो तीसरा कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बयान है वो बयान अगर वो बार बार दे रहे हैं तो जाहिर है कि उन्हें अपने बयानों पर विचार करना चाहिए, लेकिन भारत के स्टैंड के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो सीज फायर था वो पाकिस्तान के डायरेक्टली भारत के साथ किए गए रिक्वेस्ट की वजह से हुआ था, और भारत ने जाहिर है कि जैसे कि हमारे एयर चीफ ने कल स्पष्ट रूप से बताया कि हम नॉन एस्केलेटरी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमारा जो उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकानों पर कार्रवाई करने का था, और हमने वो कार्रवाई की। अपने सारे जो लक्ष्य है आतंक के जो ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया, उसे मिट्टी में मिलाया, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएंगे, वो हमने किया। लेकिन जब उसके बाद हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी जो कार्रवाई है वो नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, कंसीडर्ड है, और हम युद्ध थोपना नहीं चाहते आपके ऊपर, और यदि आप और इसके ऊपर यदि आप आगे कुछ बढ़ेंगे तभी भारत कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान को जाहिर है कि हम क्लियर है, हम अमेरिका से भी क्लियर है, हम पाकिस्तान को लेकर के अपने जो हम करना चाहते हैं एक्ट हम उसको लेकर के भी क्लियर है, और इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे ट्रंप की एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक बात जी देखिए, क्लैरिटी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्लियर थी, लेकिन भविष्य को लेकर के भी क्लैरिटी बता दी गई है। हमारे आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने कल जो बयान दिए हैं, रक्षा मंत्री जी ने स्वयं जो बात कही है उससे बहुत स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद की अगर कोई कार्रवाई, कोई साजिश पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध की गई तो भारत उसका इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा जवाब देगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहां के मिलिट्री लीडर्स को नोट करके रख लेनी चाहिए। आतंकवाद के ऊपर ये जो नया भारत है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखता है, और ये जो बहुत ही ये जो बात कही जा रही है भारत की तरफ से, तो ये बड़ा जिम्मेदारी भरा बयान है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान को जो है थ्रेट करना चाह रहे हैं। तो हम सिंबॉलिक से थोड़ा सा ऊपर लेके चल सकते हैं संजीव सर, इसे सिंबॉलिक ही नहीं, ये पूरा सब्सटेंस है, और ये नीति है कि ये आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई होके रहेगी। आप कितना भी पैक्ट कर लीजिए, कितने भी क्लोज डोर मीटिंग कर लीजिए, भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लंच और डिनर करते रहिए, भारत कार्रवाई करके रहेगा, और ये बात भारत ने स्पष्ट कर दी है, और ये पाकिस्तान को समझना होगा। जी संजीव सर, हम हर चीज का देखते हैं, हर बयान का इम्पैक्ट पड़ता है, सिनेरियो एक होता है। तो अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर लूँ, आप क्या बताएंगे? मिड केस सिनेरियो की बात कर लूँ या वर्स्ट केस की अगर हम बात कर लें, तो क्या आप देखते हैं इस बयान को लेकर के? देखिए, सिनारियोज पाकिस्तान के बिहेवियर पर निर्भर करेंगे। भारत हर एक सिनारियोज के लिए तैयार है, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा, एयर चीफ ने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और यदि आपका जैसा बिहेवियर होगा अकॉर्डिंगली भारत अपना बिहेव करेगा। यकीनन जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा, भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ, अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखे, और लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने में। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेके नहीं दिखाता। हमने जो आतंकियों की एक लिस्ट दी है उन्हें, वो लिस्ट पाकिस्तान के पास बहुत पहले से मौजूद है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करके दिखाएं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उसको शट डाउन करें, उसके खिलाफ एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाएं, क्रेडिबल एक्शंस लेकर के दिखाएं, जिसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप्स। यदि जब तक आप लेंगे नहीं तब तक ये नया भारत आपसे बातचीत नहीं करेगा, और हम अपनी तैयारियों के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि आपने कोई हिमाकत की तो हमारे कोर कमांडर्स को बहुत क्लियर आदेश दिए जा चुके हैं कि स्थानीय स्तर पर वो त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लेवल की जो डिसीजंस हैं वो भी बहुत स्पष्ट है कि आतंक के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई भारत करेगा। और इस बार जो न्यू नॉर्मल की जो सिचुएशन है उसमें यह है कि आतंक के ठिकानों को नहीं बल्कि उनके पनाहगारों को भी सीधा टारगेट करेंगे, ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो ये पूरी तरीके की जो स्थिति है ये पाकिस्तान को समझनी होगी। और देखिए, मैं किरण जी ये अवश्य कहना चाहता हूँ,
ये जो आतंकवाद का जो दानव पाकिस्तान ने खड़ा किया है, उससे पाकिस्तान स्वयं जल रहा है, वहां के लोग जल रहे हैं। ये जो आतंकवाद के जो भस्मासुर हैं, वो चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे अन्य कहीं हो, बड़े हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को जला रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और सोचोगे सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और भारत तो उन सांपों का इलाज करना जानता है, भारत के खिलाफ तो वो सांप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो सांप अगर किसी को डसेंगे तो वो पाकिस्तानियों को ही डसेंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। आतंकवाद को आज भी पाकिस्तान दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। यदि पाकिस्तान इतना ही सिंसियर होता तो आतंक के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई अपने स्वयं से करके दिखाते। आप जो है एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाते हैं, उन सारे आतंकियों को जो है हैंड ओवर करने की प्रक्रिया शुरू करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज भी आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो सत्ता लोलुपता, अवसरवादिता, अब देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी उन्होंने कहा वो फील्ड मार्शल हैं, लेकिन वो व्हाइट हाउस में जैसा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लगता था कि वो कोई सेल्समैन है। वो एक ब्रीफ केस में जो रेयर अर्थ का पूरा खजाना लेकर के गए थे, और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने वो दिखा रहे थे, कहीं से ऐसा लगता है कि वो आर्मी चीफ के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहीं वो फील्ड मार्शल कहीं से नजर आए, कहीं से नजर नहीं आए। वो ये जो पूरी पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं, उससे भी पाकिस्तान की जो छवि है बहुत ही जो है गिरती है। पाकिस्तान के इस तरीके के जो मुजाहिरे से वहां की संसद में भी बहुत से लोग नाराज हैं। पाकिस्तान में इस तरीके के अनेक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये आगे क्या था, ये कौन से फील्ड मार्शल हैं कि जो कि अब सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरी तरीके का जो पाकिस्तान के अंदर जो मैच्योरिटी है, जो गंभीरता है, वो नहीं दिखाई देती किरण जी। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जैसे एक राष्ट्र को, जहां पे हुक्मरानों की जो नीयत है अभी भी बहुत ही नकारात्मक है, ऐसे में भारत को अपने जो पोस्चर्स को बहुत ही रोबस्ट करना होगा। यदि शांति के साथ रहना है तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यही मैसेज कर दिया गया है। शस्त्र पूजा का दिन, और बिल्कुल मुझे संजीव जी आपकी बात से एक चीज याद आ रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही कहा था कि अगर शक्ति है तो शांति है। मैं चाहूंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी इसका ये दे कि वाकई अगर आपके पास शक्ति है, सारी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी, और शांति तभी जो है वो कायम जो है वो आपके देश में हो पाएगी, क्योंकि पता है कि इससे टकराएंगे तो फिर बचेंगे नहीं है कि जो मजबूत देश है वही अपनी रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान के बारे में हम ज्यादा चिंता इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हर चीज पर वो हमसे 1/5 है। ट्रेड देख लीजिए, डिप्लोमेसी देख लीजिए, कॉमर्स देख लीजिए, फाइनेंशियल मसल पावर देख लीजिए। मैं सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कूटनीतिक प्रतिबद्धता की भी बात कर रहा हूँ। दुनिया में पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो UNGA में जाके थोड़ा कश्मीर का जहां पे भी उनको मौका मिलता है, चाहे OIC का मंच हो, चाहे अरब लीग का मंच हो, जहां वो बतौर ऑब्जर्वर जाते हैं एज ए गेस्ट, वो लोग पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा उछालते रहते हैं। ठीक है, जब तक वो राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से कश्मीर में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन उन्होंने खुराफात करने की कोशिश की, कि जैसा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में, अगर उन्होंने फिर से ऐसे हरकत को अंजाम देने की कोशिश की तो हम इस बार एक मिलिट्री रेस्पॉन्स देंगे। तो ये इक्वेशन अब पाकिस्तान के साथ बहुत क्लियर है। लेकिन देखिए, ये हमेशा मेजर्ड होता है, उस वक्त की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होती है उसको सामने रखना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार मिलिट्री रेस्पॉन्स दें। हमारे रिलेशंस मालदीव्स के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ हमेशा अच्छे रहते हैं। बीच बीच में जरा सा कड़वाहट आता है, तो हम हर जगह मिलिट्री को लेकर छलांग नहीं मारना चाहते हैं। कूटनीति से, राजनीतिक डायलॉग से और पृष्ठभूमि, देखिए पर्दे के पीछे भी बातचीत चलती रहती है। हम उससे ही पाकिस्तान के साथ भी इस मामले को निपटाना चाहते हैं।
पाकिस्तान अगर चाहे अगर स्टेटमेंट सर दे मान सकता है, लीजिए लेकिन हमें पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन लेना है, क्योंकि हमने तो संयम ना बरतने की बात कर दी कि पॉइंट 1 में आपने 1.0 में देखा था संयम था, इस बार नहीं होगा, तो क्या ऐसे में सिर्फ पड़ोसी देश को ही हमें चीजों को लेकर के चलना है, या हमें बाकी अन्य देशों को, अन्य कंट्रीज को भी लेकर के साथ में चलना होगा कि अब तो हम मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं? हाँ, जब भी हम किसी भी देश के विरुद्ध मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत हम दूसरे देशों के, जैसे अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, आप मानकर चलिए कि उसके आधे घंटे के अंदर ही हम हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, मालदीव्स हैं, बांग्लादेश हैं, म्यांमार है, नेपाल है और चीन भी है, वहां पे हमारी जो एम्बेसी है, या दिल्ली में चाणक्यपुरी में इन देशों की जो एम्बेसी है, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि जाके वहां पर उनको समझा देते हैं कि हमने ये मिलिट्री एक्शन किया क्यों की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमसे पहले छलांग मार के इन देशों में जाकर अपनी एक छवि प्रस्तुत कर दे कि भारत ने ही आक्रमण किया है। ये डिप्लोमेटिक शतरंज का हिस्सा होता है कि हम पहले ही जाके अपने पड़ोसी देशों को बता देते हैं। हम इसी तरह का एक ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर के आधे घंटे के अंदर ही यूरोपियन देशों को, अमेरिका को और रूस को दे देते हैं, दे दिया था। ये विदेश, देखिए ऐसे होता ये है कि जब तक हमने इक्वेशन बहुत क्लियर किया है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के मामले को उछालता है डिप्लोमेटिकली तो हम उसको झेल जाएंगे, पॉलिटिकली हम उसको झेल जाएंगे, क्योंकि वहां ये वोट की राजनीति का बहुत अहम हिस्सा है। अगर पाकिस्तान में कोई भी नेता ये बयान दे देगा कि कश्मीर नहीं चाहिए, दो चीजें होंगी, या तो जनता ही उसको पीट पीट के मार डालेगी, या पाकिस्तान की आर्मी सुनिश्चित कर देगी कि वो उसकी पार्टी बैन हो जाए या वो अगले इलेक्शन में खड़ा ही ना हो सके। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जब तक वो बयानबाजी करते हैं कश्मीर को लेकर, हमें समझना पड़ेगा, इतनी दया दृष्टि हमें दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो हथियार बंदों को भारत के अंदर भेजते हैं और धमाके करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बिग नो नो है। अभी पूरा सिंदूर के बाद से अभी एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है बन रहा है, अभी भी बन रहा है, हमें तय करना पड़ेगा। अगर वो भारत में घुस के अगली बार कहीं पे 2 धमाके कर देते हैं, जम्मू में 2 ऑटो में विस्फोट हो जाता है, तो क्या हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे? तो अलग अलग लेवल है। अगर वो भारत में आके 10 ऐसे में तो करेंगे, क्योंकि न्यू नॉर्मल तो अब तैयार है। हाँ किरण जी, ये चीज अब जरा चर्चा का विषय है। क्या होता है कि हमेशा देखिए, हम तो ये वर्दी में थे, हमें तो बहाना चाहिए होता है बटन और ट्रिगर दबाने का। ट्रेनिंग हम सालों साल करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं ट्रेनिंग करते करते, नकली टारगेट पर फायर करते करते, हमें तो असली हुक्म चाहिए होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कहीं भी। आप अपने पड़ोसी के साथ भी जब वो एक आपके गैराज में एक फ्लावर पॉट रख दे तो आप लठ लेके उसके दरवाजे पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो देशों के बीच में भी एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है कि अगर वो 2 धमाका करेगा तो हम इतना करेंगे, अगर वो 10 धमाके करेगा, 10 लोगों को मार देगा तो हम इतना करेंगे। अब ये रियल पॉलिटिक्स है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। बहुत सारी चीजें होती है जो पर्दे के पीछे होती है और कई चीजें खुल करके सामने नहीं आनी चाहिए और आ भी नहीं पाती हैं। ऐसे में यूके देवना जी, इस बात को भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। आपने कहा है कि नकली टारगेट, बहुत सारी चीजें, ट्रेनिंग, हम अगर जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पूरे अगर बयान को हम कोट करें और वहां पर हम चीजों को समझे, उन्होंने कहा है सेना तैयार रहे, मतलब हो गया, आप तो जितनी आपको तैयारी करनी थी, प्रैक्टिस करना था, आपने कर लिया, जिस आपने नकली टारगेट और बाकी, तैयार रहे, जल्द ही कुछ बड़ा होगा, जल्द ही कुछ होने वाला है। तो इसे हम कैसे लेकर के चले? किरण जी देखिए, सिंबॉलिक तो नहीं लगता? हाँ, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, विजयदशमी हो रहा था, दुर्गा पूजा हो रहा था, वीर रस से देश ओतप्रोत था, दुर्गा माता के हाथ में भी 8 हथियार हैं, शस्त्र पूजा का दिन था। तो ऐसे समय में हमारे नेता या मिलिट्री लीडर्स अगर कोई बयान देते हैं तो हमें उस संदर्भ को समझना चाहिए। आसपास जब अगर आप माहौल देखें, वो आर्मी चीफ उस वक्त आर्मी के एक यूनिट में थे, आसपास आर्मी के जवान और जेसीओ होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे जवान और जेसीओ बहुत ही बहादुर होते हैं, देश के लिए अपना पसीना क्या खून बहाना चाहते हैं, लेकिन बहुत भोले होते हैं।
तो उनसे बातचीत करने का जो नजरिया होता है ऑफिसर कैडर में थोड़ा अलग होता है। हम उसको विदेश नीति नहीं मान सकते हैं। जी जी, विदेश नीति की बात की है संजीव सर, तो इसी विदेश नीति में हम अगर हम विदेश मंत्रालय के बयान को सुने तो ज्यादा हम विदेश मंत्रालय की जो, क्योंकि यूके देवनाथ सर भी कह रहे थे कि विदेश मंत्रालय की बातों को ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें आती हैं वहीं से सटीक चीजें कि आगे हमारा स्टेप क्या होगा, कूटनीतिक तौर पर हम आगे किस तरह से जाएंगे। एक ये, एंड दूसरी चीज इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि सऊदी के साथ अब एक ऐसा समझौता, एक डील जो है पाकिस्तान ने किया जिसमें अगर कोई लड़ाई छिड़ती है तो सऊदी यहां पर मदद करते हुए, लेकिन सऊदी कितना मदद करेगा हम जानते हैं, सैन्य क्षमता क्या है उसकी। बाकी देशों को भी एकजुट करने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है, यानी कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। अब आने वाले दिनों में उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस है, वो किस तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, उसकी जो गतिविधियां हैं या डॉट्स को जोड़े तो क्या निकलता है संजीव सर? देखिए, ये विजयदशमी और शस्त्र पूजा का वातावरण अवश्य था। और जाहिर है कि हम सभी इस पूरे विजयदशमी के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। लेकिन जो बयान दिए गए हैं उन बयानों में जो गंभीरता है उसे भी हमें समझना होगा। और जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच में जो की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो जाहिर है कि वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो आपसी जो समन्वय और तालमेल जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट का जो होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच होता है उसके तहत ये बयान दिए जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो आर्मी चीफ के बयान हो चाहे एयर चीफ के बयान हो, वो बयान बड़े ही गंभीर बयान थे। और जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके की मनूवर्स पाकिस्तान अभी लेने की कोशिश कर रहा है, और जैसा कि हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ उसने एक टैप किया है, और उसी तरीके से वो अनेक मुस्लिम और अरब राष्ट्रों के बीच में जाकर के भी अनेक तरीके के डिप्लोमेटिक मूव्स ले रहा है। अमेरिका के साथ भी वो तरह तरीके प्रलोभन इत्यादि दे करके अमेरिका को टैक्टिकली एंगेज करना चाह रहा है। तो इस तरीके की जो पाकिस्तानियों के अंदर इस तरह का कहीं कोई भ्रम अगर पैदा हो रहा है कि यदि इस तरीके के पैक करके, क्लोज डोर मीटिंग करके, लंच करके, डिनर करके हम भारत के ऊपर कोई साजिश कर लेंगे और बच जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर भारत की तरफ से दे दिया गया है कि यदि भारत के खिलाफ कोई भी साजिश की गई तो आपका कोई पैक्ट काम में नहीं आएगा, कोई लंच डिनर काम में नहीं आएगा। भारत अपनी कार्रवाई करके रहेगा, और भारत को ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पहली बात ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ में लेने की बात है, तो देखिए भारत की का जो पूरा एक भारत की जो छवि है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र की है। बहुत ही भारत जो कार्रवाई करता है बहुत ही मेजर्ड कार्रवाई करता है, कंसीडर्ड कार्रवाई करता है। और जैसा कि हमारे एयर चीफ ने कल कहा है कि ये पूरे विश्व में जो मिलिट्री हिस्ट्री के में इस बात को एनालाइज किया जाएगा कि भारत ने एक जो 4 दिनों के अंदर ही ये पूरे ऑपरेशन को किया भी और समाप्त कर लिया। अभी आप देखिए तो गाजा में लड़ाई जो है इतने लंबे समय से चल रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच में 3.5-4 वर्षों का लगभग समय होने जा रहा है। वहां पर ये जो शुरू हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको शुरू भी किया, अपना ऑब्जेक्टिव भी हासिल किया और समाप्त भी कर लिया। और ये एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन था और शक्तिशाली एक्शन था। ऑपरेशन सिंदूर बेहद शक्तिशाली एक्शन था। हमने उनके 11 एयर बेसेस तबाह किए, और वो तब किए किरण जी जब उन्होंने हमारे शहरों को टारगेट करना शुरू किया, हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना शुरू किया, बॉर्डर एरियाज के पुंछ वगैरह में हैवी सैनिक इत्यादि शुरू की। तो उसके बाद हमने ये कार्रवाई की। हमने जो कार्रवाई की थी डे 1 को, वो हमने कहा था कि हमारी कार्रवाई वो मरकज जो आतंकी जो मरकज हैं उनको मिट्टी में मिलाने तक की है, और वो हमने मिला दिया। उसके बाद हमने पाकिस्तान से कहा यदि आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा कोई इरादा नहीं आगे बढ़ने का, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि नहीं माना और उसने जो है भारत को टारगेट करने की कोशिश की। और देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमने तो आतंकवाद पे हमला किया था, आतंकवादी हेडक्वार्टर्स पे हमला किया था। ये जो मैसेज है ये जो मैसेज है किरण जी, भारत हमेशा देता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत को हमेशा सपोर्ट मिलता है। भारत को इररिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं लगता, अकारण कोई कार्रवाई नहीं करता कि भारत पाकिस्तान पर सीधा जाकर के हमला कर दे। ये हमला आगे आने वाले समय में भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत जो शक्तिशाली रिस्पांस करेगा वो तभी करेगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की
कोई साजिश, बड़ी साजिश रची गई। बिल्कुल, और ये ऐसे संदेश मिठाई में दी। साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर वहां से कुछ चीजें होती हैं गलत तो छोड़ेंगे नहीं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था हमने। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर और संजीव सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना समय यहाँ देने के लिए। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कर्नल कुणाल जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।